हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम CUET PG LLM 2025 की जो आंसर की आई है कल, उसमें कौन से क्वेश्चंस है जो कि आप चैलेंज कर सकते हो, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के लगभग 5 ही क्वेश्चंस हैं जो कि चैलेंज किए जा सकते हैं। देखते हैं कि करके। सबसे पहले ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर दिया गया है एज पर आंसर की, वो ऑप्शन 1 दिया गया है, बट करेक्ट जो ऑप्शन इसका होना चाहिए वो ऑप्शन 3 होना चाहिए। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, वो उसका पर्पज़ प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, तो वो लिमिटेड कंपनी नहीं होती है। वो कंपनी होती है और इनकॉर्पोरेट की जाती है एज ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जो भी मेंबर्स होते हैं इस कंपनी के, वो एक फिक्स्ड अमाउंट बता देते हैं, गारंटी दे देते हैं कि हम इन केस अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो हम इतना अमाउंट देंगे। इसका एक एग्जांपल सेक्शन 8 भी है कंपनीज एक्ट का। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 21 में कंपनीज एक्ट के। तो आप ये क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो। जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की, उसमें जो ऑप्शन 1 करेक्ट है, बट द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3। प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड तब भी ऑप्शन 3 ही, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ही करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि चैलेंज किया जाना चाहिए। अब स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अरेंज करो इन एक्ट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि जो सबसे पहले आया है उसको सबसे बाद में लिखो और जो सबसे बाद में आया है उसको सबसे पहले लिखो। फॉर एग्जांपल PCMA है 2002 में आया है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है 1984 में आया है, सक्सेशन एक्ट 1956 में और मैरिज एक्ट 1955 में। PCMA 2006 में इनेक्ट हुआ था। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इन्हें लिखना है। तो जो सबसे बाद में आया है, जो सबसे लेटेस्ट लॉ है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो अरेंजमेंट इसकी उल्टा होगा, मतलब 2006, फिर 1984, फिर 1956 एंड 1955। तो जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए इसका, वो D, C, B और A होना चाहिए। जैसे ये है, ये इससे उल्टा, ऐसे ऑर्डर इसका होना चाहिए। बट प्रोविजनल आंसर की में आंसर जो दिया गया है वो ऑप्शन 1 है, ABCD। मैंने भी ऑप्शन 1 ही चूज़ किया है, बट ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन जो है इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए DCBA, और वो करेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो जहाँ तक है, ये क्वेश्चन ही रिपील होगा और या तो 4 नंबर सबको मिल जाएंगे या 4 नंबर सबके कट जाएंगे। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ एक होगा, बट आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका जो नंबर है सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जैसे पिछली बार हुआ था। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि जिनके ऑप्शंस ही गलत थे, तो उस तरीके का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ से रिलेटेड, CRPC से रिलेटेड। क्रिमिनल प्रोसीजर जो सिस्टम है उसकी स्टेजेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब मैं एक सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो आंसर प्रोविजनल आंसर की में दिया गया है वो ऑप्शन 1 है, बट ऑप्शन 1 एज पर मी करेक्ट नहीं है। हाँ, ये करेक्ट हो भी सकता है, क्या पता ये चेंज ना हो, बट इसको चैलेंज जरूर करना चाहिए। क्या होता है, सबसे पहले FIR होती है, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जब एंड होती है, पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है सेक्शन 173 में। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 193 CRPC में कॉग्निजेंस लेने के बाद इश्यू प्रोसेस होता है, या उस प्रोसेस IP जो जिसको हम बोलते हैं, इसमें या तो समन भेजे जाते हैं डिफेंस को, एक्यूज जो होता है, या वारंट सेंड किया जाता है। तो कॉग्निजेंस की स्टेज के बाद समन या वारंट जो भी एप्रोप्रिएट होता है उस केस में, वो इशू किया जाता है। उसके बाद कुछ स्टेजेस होती हैं, फिर एक चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज आती है। अब इस चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पर या तो एक्यूज पे चार्ज लगाया जाएगा, मतलब उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसके ऊपर कोई चार्ज लगा, फिर उसके पास ऑप्शन होता है प्ली ऑफ गिल्ट का। ठीक है, यहीं तक ये जो प्रोसेस है, यहीं तक समझने की आपको ज़रूरत है। एक बात और समझो कि जो चार्ज फ्रेमिंग की जो स्टेज होती है, इस पर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं कि एक जो प्रोसिक्यूशन की साइड कहेगी कि बड़े चार्जेस फ्रेम किए जाने चाहिए, जो डिफेंस होगा, एक्यूज की साइड होगी, वो कहेगी छोटे चार्जेस फ्रेम किए जाने चाहिए, या चार्जेस फ्रेम ही नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। यही प्रोसेस होता है। इस अकॉर्डिंग सबसे पहले जो स्टेज आएगी वो समन टू डिफेंस की आएगी। डिफेंस को समन इशू किए जाएंगे, जो एक्यूज होता है उसको पहले B, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज आएगी। अब ये आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर जो मेन कंफ्यूजन है वो ये है कि आर्ग्यूमेंट्स कौन से, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स
या वो आर्ग्यूमेंट्स जो चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पर होते हैं। बस ये कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, बट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अगर ये फाइनल आर्ग्यूमेंट्स है तो ये लास्ट में आएगी स्टेज, ठीक है, ए जो ऑप्शन होगा वो लास्ट में हो जाएगा। अब समन जब डिफेंस को भेजे जाएंगे उसके बाद उस पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा या वो डिस्चार्ज होगा, तो उसके बाद चार्ज फ्रेम या डिस्चार्ज, अब उसके बाद जो ऑप्शन आता है यहाँ पर वो डी आएगा, क्योंकि चार्ज या डिस्चार्ज की जो स्टेज है वो प्ली ऑफ गिल्ट से पहले आती है, और जो इसमें ऑप्शन फिर बच गया वो सी आता है। तो करेक्ट ऑप्शन, अगर ये फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की बात की जा रही है तो जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो बी डी सी ए होना चाहिए, पर इन ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन बी डी सी ए नहीं है। तो जो अटेम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले उसके माइंड में ये आएगा कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात की जा रही है, बट फाइनल आर्ग्यूमेंट्स अगर हम सोचे तो कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होता है। तो फिर एक दिमाग में चीज़ आएगी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, तो जो चार्ज फ्रेमिंग के टाइम जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है, तो करेक्ट जो आर्ग्यूमेंट्स की जो स्टेज है वो यहाँ आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बी ए डी सी कोई ऑप्शन है यहाँ पर? बिल्कुल है, ऑप्शन 3 है। बट जो आंसर की के हिसाब से जो ऑप्शन दिया गया है वो है डी सी बी ए, डी सी बी ए। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये गलत है। पहले आप डिस्चार्ज की स्टेज लेके आ रहे हो, फिर प्ली ऑफ गिल्ट, फिर समन टू डिफेंस। समन्स जो डिफेंस को बहुत पहले सेंड कर दिए जाते हैं। चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज आप कैसे कंडक्ट करवाओगे? चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज अगर आपने डिफेंस को समन ही नहीं भेजे तो। कॉग्निजेंस की जो स्टेज होती है वो कॉग्निजेंस की स्टेज ही इश्यू ऑफ प्रोसेस के लिए होती है, तो डीसीबीए नहीं होगा किसी भी तरीके से। तो डीसीबीए इज नॉट करेक्ट। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनती है इस क्वेश्चन में? या तो 4 नंबर सबको मिल जाएंगे कि ये ऑप्शन ही गलत हैं, या दूसरा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा अगर ये आर्ग्यूमेंट्स एग्जामिनर ने मान लिए कि चार्ज फ्रेमिंग वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चैलेंज होना चाहिए वो है ये वाला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अब इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से क्या करेक्ट नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए पर आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। क्या ये करेक्ट है? करेक्ट नहीं है। एज पर आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो ये जो ऑप्शन बनता है ये करेक्ट नहीं है, और वही पूछा गया इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बिकॉज ये करेक्ट नहीं है तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। दे आर डी फैक्टो, मतलब दे आर इन फैक्ट एग्जीक्यूटिव, दे होल्ड एग्जीक्यूटिव पावर्स। एज पर दी क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें से क्या करेक्ट नहीं है, बट ये तो करेक्ट है। तो अभी तक ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट है, तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सी क्या कह रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अंदर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इस पर काफ़ी सारे केसेस भी हैं, जैसे कि SR बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट, तो वही हमको चाहिए। डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है, तो ये ए और डी जो हमारे आंसर्स हो जाएंगे। बट प्रोविजनल आंसर की में क्या ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन 3, दैट इज बी एंड सी। बी एंड सी तो करेक्ट है ना, आपने पूछा है नॉट करेक्ट, तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए और डी। ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 3 गलत है। आप इसको भी चैलेंज कर सकते हो। जो ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट एक क्वेश्चन बच गया, दैट इज रिलेटेड टू लियन। तो लियन का जो प्रोविज़न है इसमें से कौन से एक्ट में दिया गया, ये मैं ओपन डिस्कशन के लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। देखो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट बैठते हैं, एक तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज दोनों ही जो एक्ट्स हैं इन दोनों में ही लियन के प्रोविजंस दिए गए हैं। मैंने मार्क किया है ऑप्शन 1, दैट इज़ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 171 में इसके प्रोविजंस हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आई गेस 46 से 49 में इसके प्रोविजंस हैं। तो ये ऑप्शन अगर मुझे जहाँ तक लगता है जिसने 1 और 3 लगाया होगा उसको करेक्ट मिल जाएगा, उसको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। या तो ये क्वेश्चन ही रिपील हो जाएगा, सबको ही 4 मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जिनको चैलेंज करा जाना चाहिए ज़रूर, और हाँ और कुछ नहीं है। तो ये और कोई क्वेश्चन हो बता दो, नीचे कमेंट कर सकते हो, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक मुझे यही 5 क्वेश्चन दिखे,
जो कि चैलेंज हो सकते हैं। जिसने CUET PG का एग्ज़ाम दिया उसको ये वीडियो भेज दो, उसके लिए हेल्पफुल रहेगी, परेशान हो रहा हो कोई तो। सो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट वॉज इट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।